एक दिन मेरे पास गूगल का मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको सिंगापुर में आमंत्रित करा जाता है। फिर क्या था, बोरिया बिस्तर बांधकर पहुंच गया मैं एयरपोर्ट में 4 नंबर गेट से एंट्री करी तो सामने फ्लाइट इन्फॉर्मेशन की बोर्ड पर देखा तो पता लगा कि एयरलाइन का काउंटर गेट नंबर 1 के सामने है। फिर क्या था, चलना शुरू कर दिया। फ्लाइट उड़ने में 1 घंटा 50 मिनट था तो मैं आराम से चल रहा था, तभी मुझे हथनी और उसका बच्चा दिखा। वैसे एयरपोर्ट पे कैसे ट्रैवल करके आप अपनी फ़्लाइट तक पहुंच सकते हैं, अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल चलते चलते मैं पहुंचा एयरलाइन काउंटर पर, तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं शायद लेट हो गया हूँ, क्योंकि एयरलाइन काउंटर तो बस एक ही चालू था और बाकी सारे बंद थे और वहाँ मेरे सामने सिर्फ एक ही फैमिली खड़ी थी। इसके अलावा ना मेरे आगे कोई था और ना ही मेरे पीछे। मेरे साथ के जितने भी सिंगापुर जाने वाले थे जिन्हें गूगल ने इनवाइट करा था, वो सारे के सारे फ्लाइट गेट तक पहुंचकर वहाँ बैठे हुए थे और मैं यहाँ खड़ा हुआ बोर्डिंग पास लेने में बिजी था। फिर मेरा बैगेज वेट हुआ। मुझे बैगेज में 30 किलो वज़न मिला था और मैंने मीडियम साइज़ का बैग पैक करा था और कुल वज़न उसका था 9 किलो। मीडियम साइज़ बैग में 9 किलो वज़न, यानी कि आपका शोल्डर बैग जो होता है ना, इतना वज़न तो उसमें आ जाता है। फिलहाल बैग मैंने बड़ा रखा क्योंकि वापसी में खूब ढेर सारी शॉपिंग करके जो लानी थी। यहाँ मुझे बोर्डिंग पास मिला। बोर्डिंग पास लेकर मैं पहुँचा इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ। इमिग्रेशन में घुसा तो इमिग्रेशन की लाइन खाली थी। फ़ौरन फटाफट मेरा इमिग्रेशन हो गया, पर इमिग्रेशन के पीछे जैसे ही मैं सिक्योरिटी चेक में घुसा, वहाँ जाके एहसास हुआ आज तो फ्लाइट छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर मेरी फ़्लाइट उड़ने में 1 घंटा 30 मिनट का टाइम बाकी था, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट में मेरा बोर्डिंग गेट जो है वो बंद हो जाता। जब मैंने बोर्डिंग पास चेक करा, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरी फ़्लाइट जो है गेट नंबर 14 पर खड़ी है। अब मुझे और टेंशन होने लगी, क्योंकि गेट नंबर 14 तो एयरपोर्ट के बिल्कुल लास्ट में है, इससे आगे तो कोई गेट ही नहीं है। फिलहाल यहाँ मैं खड़ा रहा, आराम से मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया 1 घंटे के अंदर। मेरे पास 10 मिनट था बोर्डिंग गेट बंद होने में और 30 मिनट था फ्लाइट उड़ने में। और मैंने यहाँ अभी ड्यूटी फ्री में एंट्री करी थी। दिल्ली का ड्यूटी फ्री काफ़ी बड़ा है, इसके लिए तो एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें ड्यूटी फ्री के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, तो वो वीडियो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूँगा। फिलहाल आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ड्यूटी फ्री से मैं गेट नंबर 1 पे पहुंचा। गेट नंबर 1 से मुझे जाना था गेट नंबर 14 पे, जो कि बिल्कुल लास्ट में था। फिलहाल मेरे पास 10 मिनट का टाइम था, 10 मिनट से भी कम ही था, क्योंकि ड्यूटी फ्री क्रॉस करने में मुझे 1-2 मिनट का वक्त लग गया। यहाँ पे मैं आराम से चलता हुआ वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ, मज़े लेता हुआ मौसम के, मैं चलता गया अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। इतने ढेर सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली मैं गेट तक पहुँच गया। यहाँ बोर्डिंग पास स्कैन हुआ तो फिर जान में जान आई और फिर मैं चल दिया फ्लाइट में बैठने की तरफ। थैंक यू। यहाँ पर मेरे सामने था एयर इंडिया का विमान, पर जाना तो मुझे विस्तारा में था और विस्तारा मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा था। यहाँ जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो बस 3 मिनट बाकी था जहाज़ का गेट बंद होने में। फिलहाल जब बोर्डिंग पास स्कैन हो गया तो मतलब अब मेरे बैठने के बाद ही फ्लाइट गेट बंद होगा। यहाँ पर मैं जब पैसेंजर ब्रिज क्रॉस करते हुए फ्लाइट तक पहुँचा तो मुझे यहाँ पता चला कि एयर होस्टेस ने कह दिया कि आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यहाँ अलाउ नहीं है। फिलहाल यहाँ तक तो ठीक था, बट एयर होस्टेस के बगल में जो मोहतरमा खड़ी थी उनका बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही रूड था, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ोन जो है अपना बंद करके अपनी जेब में रख ही रहा था। अब वो पीछे से कहने लगी और काफ़ी रूडली कहने लगी कि बेहतर रहेगा कि आप अपना फ़ोन जो है अपनी जेब में रख लो, इट्स बेटर यू कीप योर फ़ोन इनसाइड। इस तरीके से कुछ रूडली उन्होंने कहा। फिलहाल कोई बात नहीं, अब लग रहा है कि विस्तारा का रिव्यू वीडियो भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मैं अपनी सीट पर उदास अंधेरी काली रात के मज़े लेने लगा। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि मेरी पहली फ़्लाइट नहीं है। इससे पहले मैं कई सारे देश घूम चुका हूँ, कई सारे देशों में ट्रांजिट करा है, कई सारी फ़्लाइटों में मैंने ट्रैवल करा है, अलग अलग फ़्लाइटों में ट्रैवल करा है। विस्तारा का ट्रैवल ये मेरा पहला था। फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो उसका मज़ा ही अलग है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ये जहाज़ जो है झूले की तरीके लगता है कि झूला झूलना हो, जहाज़ में आके बैठ जाओ। अब फ्लाइट उड़ने के कुछ देर बाद खाना परोसा गया।
खाने में दोनों ऑप्शन थे, वेज था नॉन वेज था, बट हमें तो भैया हलाल चाहिए, हलाल का ऑप्शन था नहीं, तो वही वेज लेना पड़ा। अब वेज फूड जैसे ही खोला तो यहाँ थी अरहर की दाल, आधा पेट तो खाली दाल ही देख के भर गया। फिर क्या था, बन में डेजर्ट और बटर लगाया और उसी को खाया। फिलहाल काफ़ी टर्बुलेंस के साथ रात गुजरी, फिर सवेरा हुआ और 10 किलोमीटर आसमान में सनराइज़ देखने को मिला। बस सूरज का एंगल थोड़ा सही नहीं था, अगर हमारे सामने ही रहता 90 डिग्री में रहता हमारे फेस से तो काफ़ी बढ़िया सनराइज़ देखने को मिलता, बट ये सनराइज़ भी काफ़ी अच्छा था। इस सनराइज़ से तो पायलट की आंखें भी चौंधी जाती होंगी। चलो कोई नहीं, फ़्लाइट वैसे भी ऑटो पायलट में ही उड़ती है, पायलट को कुछ दिखे या ना दिखे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ऑटो पायलट इंगेज है। सुबह सुबह हमें मिली गुड मॉर्निंग में चाय या फिर कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी के साथ मिले हमें बिस्कुट। मैंने फ़िलहाल ली कॉफ़ी और कॉफ़ी के साथ लिया एक्स्ट्रा क्रीम और एक्स्ट्रा शुगर। अब यहाँ पर भी ट्रेजेडी हो गई, क्रीम तो 2 पैकेट डाल दी, बट पहले शुगर जब 1 पैकेट डाली तो मीठा कम था, फिर मैंने दोनों पैकेट शुगर उसमें डाल दी तो पता चला कि मीठा ओवर हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। करें तो करें क्या, फ़िलहाल कोई बात नहीं, पीना तो था ही। अब वहाँ कहाँ आसमान से फेंकते, किसी के सर्वर पे नीचे गिर जाता तो। अब यहाँ पर 2 बिस्कुट मिले थे साथ में, तो इनको भी पैकेट से निकाला और फिर हवा में कॉफ़ी के अंदर चॉकलेट बिस्कुट को डुबा डुबा के खाया। जब हम सिंगापुर पहुँचे, फ़्लाइट ने डिसेंड करना शुरू करा तो पता लगा कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ख़राब मौसम के बीच जहाज़ में टर्बुलेंस झेलते हुए, आसमान का सीना चीरते हुए हमारा जहाज़ नीचे की तरफ आने लगा। बादलों के नीचे आने के बाद का नज़ारा ही कुछ और था। सिंगापुर के आसपास का समुद्र पूरे कमर्शियल पानी के जहाज़ से भरा पड़ा था। यहीं से हमें सिंगापुर का पूरा नज़ारा देखने को मिला और मरीना बे सैंड्स और फेरिस व्हील भी देखने को मिला। वैसे गूगल ने पार्टी यहीं दी है, कहाँ दी है आगे वाली वीडियो में पता लग जाएगा। ऊपर से जितना दिख रहा है बस यही है सिंगापुर, और सिंगापुर काफ़ी हरा भरा है। अगर आप इंडिया को आसमान से देखो तो थोड़ा खेत के टाइप का लगता है, बट सिंगापुर या तो बिल्डिंगें दिखेंगी या फिर पेड़ दिखेंगे। फाइनली सारे स्ट्रगल के बाद फ्लाइट लैंड हो गई। फ्लाइट टर्मिनल पर नहीं लगी, बल्कि बस से टर्मिनल तक हम मौसम का मज़ा लेते हुए गए। आसमान साफ था, मौसम अच्छा था। रनवे का नज़ारा लेते हुए हम पहुंचे चंगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर। सीधा इमिग्रेशन वाले एरिया में हमारी एंट्री हुई और इमिग्रेशन वाला एरिया काफ़ी खूबसूरत था, थोड़ा हरा भरा दिख रहा था, काफ़ी चमकता हुआ दिख रहा था। फिर हमारा इमिग्रेशन हुआ और इमिग्रेशन में इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बस उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। लेने के बाद हमारी एक फ़ोटो खींची, फिंगरप्रिंट लिया और बस जाओ, हो गया काम। फिर हमने अपना बैग कलेक्ट करा और एग्ज़िट की तरफ चलने लगे। तभी हमारे सामने टेक्निकल योगी जी ने हम लोगों का तारुफ करवाया, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया अपने व्लॉग में। ये यूट्यूब से हैं आप। बाहर निकलते ही हमें गूगल PES के लोग रिसीव करने आए थे। उन्होंने अपने टैब में हमारी अटेंडेंस ली कि भैया कौन कौन आ गया है और कौन कौन रह गया है। फिर चल दिए हम बस की तरफ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ये एहसास हो गया, बाहर गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी तो बेइंतहा है और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। क्या सीन। जब हम फ्लाइट से बस में बैठे तब बारिश नहीं हो रही थी, बट जब हम बाहर निकले तो बाहर बारिश हो रही थी। सिंगापुर का यही हिसाब है, 5 मिनट बारिश 5 मिनट बारिश नहीं। सिंगापुर का यही हिसाब है कि कभी भी बारिश पड़ जाती है और कभी भी बंद हो जाती है। फ़िलहाल यहाँ पर बैग ले जाने के लिए गूगल ने एक अलग ही वैन का इंतज़ाम करा था। फिर क्या था, वहाँ पर हमने अपना बैग दे दिया और हम दूसरी बस में चढ़ गए। बस में पीस वाली मैडम हमारी गाइड बनी, जिन्होंने रास्ते में पड़ने वाली सभी जगहों के बारे में बताया।
ये सब सुनते सुनते रास्ता कट गया और हम पहुंच गए अपने होटल इंटरकॉन्टिनेंटल सिंगापुर, जो कि 5 स्टार होटल था। और वैसे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था 5 स्टार होटल में। जब हमने होटल में एंट्री करी तो होटल में एंट्री करने के सामने ही PES का एक काउंटर था। वहाँ पर हमने अपनी अटेंडेंस फिर से दी और उन्होंने हमें एक टी-शर्ट दी, होटल में खाने के लिए एक फूड वाउचर दिया, एक पास दिया। फिर उसके बाद हमने होटल में चेक इन करा। चेक इन करने के बाद हम चल दिए अपने रूम की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल यहाँ पे रूम पे पहुँचने के बाद भी हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। इसके लिए भी एक पूरी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी और उसमें रूम का एक टूर भी होगा। हो सकता है कि आप 10 मिनट में फ्रेश हो और बारिश रुक जाए। रूम पर पहुंचकर हमने उस ट्रेजेडी को निपटाने के बाद थोड़ा सामान वामान रखा, रेस्ट वेस्ट करा, फिर चल दिए हम लिटिल इंडिया की तरफ। लिटिल इंडिया हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूर था। ये मान लीजिए कि लगभग 10-15 की वॉक। लिटिल इंडिया में बस लोग इंडियन थे, बाकी इंडिया से बिल्कुल अलग था। बिल्डिंग्स, शॉप, सब कुछ अलग था। फिर यहाँ से घूमते घूमते हम गए मुस्तफ़ा सेंटर शॉपिंग करने के लिए, जो कि लिटिल इंडिया में ही था। शॉपिंग करते करते हो गई शाम। शाम में हम बाहर निकले। यहाँ पे हो रहा था हल्का प्रमोशन और यहाँ एक छोटा सा फाउंटेन भी था। फिर निकले हम और बाहर की तरफ, तो बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। रोड पर कम गाड़ियाँ, कम रश। फिर यहाँ से हम एस्केलेटर लेते हुए पहुँचे बुगिस मॉल के अंदर। ये मॉल बिल्कुल अपने यहाँ के मॉल के तरीके ही था, बस छोटा था और लोग इसमें बस सिंगापुर के ही थे। टूरिस्ट तो सिर्फ हम ही लोग थे। यहाँ एक दुकान मिली जिसमें सिर्फ फिगरीन रखे हुए थे। काफ़ी डिटेल्ड थे और काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, मगर थे ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए, किसी बच्चे के लिए नहीं थे कि बच्चों का खिलौना समझ के ले लो। और महंगे भी काफ़ी थे ये। यहीं पर एक गेमिंग जोन भी था। यहाँ पर क्लॉ मशीन वाला गेम भी था, जो सिर्फ मैंने ज़्यादातर वीडियोस वगैरह में ही देखा है। असली में तो पहली बार ही देख रहा था। अब पता नहीं अपने इंडिया में है नहीं है, वैसे होगा ज़रूर। यहाँ पर खाने में जापानीज़ फूड की शॉप्स भी बहुत सी थी। सिंगापुर में रात का नज़ारा ही कुछ और है। रोड बहुत साफ़ सुथरी हैं, पुलिस कहीं भी नहीं दिखी हमें। लोग रूल्स को भी बिना कहे फॉलो कर रहे थे, बस हमारे अलावा, क्योंकि रूल्स हम लोगों के लिए थोड़ी है। हरे हरे नोट, मतलब समझ ही सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ एक बात और थी कि यहाँ गाड़ियाँ इतनी साफ़ सुथरी थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी शोरूम से निकाल के लाएँ। कार्स की पेंट क्वालिटी इतनी बढ़िया है सिंगापुर में कि अपने यहाँ की पेंट्स क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। मुझे यहाँ स्विफ्ट भी दिखी थी। स्विफ्ट को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट स्विफ्ट की पेंट क्वालिटी इतनी अच्छी थी जैसे कि BMW ऑडी की गाड़ी सामने खड़ी हो। फिलहाल रात के लगभग 9 बज रहे थे और क्रिसमस का भी वक्त था, तो शहर में इस वक्त बहुत सन्नाटा हो गया था। यहाँ से हम जा रहे थे मरलायन देखने।
मरलायन वही है जिसमें ऊपर सर जो है वो शेर का है और नीचे का हिस्सा जो है वो जलपरी का है और शेर के मुंह से जो है पानी बह रहा है, तो यही मरलायन है। रास्ते में हमें मरीना बे सैंड्स वाली बिल्डिंग दिखने लगी। वो बड़ी बहुत है ना, इसलिए लग रही है कि यहीं पे करीब है लेकिन दूर है। यहाँ पर सारी दुकानें सब कुछ बंद हो चुका था। बंद मार्केट के बीच होते हुए हम पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ से सिंगापुर की पूरी स्काईलाइन दिख रही थी और यहाँ समुद्र भी था और थोड़ी दूर पर मरलायन और दूसरी तरफ मरीना बे सैंड्स भी था। तो ये ब्रिज जा रहा है ये? फिर मैंने एक सेल्फी वीडियो ली अपनी स्काईलाइन और मरीना बे सैंड्स के सामने। और फिर यहाँ से चल दिए मरलायन को नज़दीक से देखने। ज़रा नज़दीक से तो देख लें कि सिंगापुर के अट्रैक्शन में ऐसा क्या खास है। पहले कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। क्यों गूगल पे सिंगापुर सर्च करने में मरलायन ही दिखता है। अब यहाँ पे ये ब्रिज पड़ा जो कि समुद्र के ऊपर से मरलायन की तरफ जा रहा था और काफ़ी अच्छा ये ब्रिज था। इस पे एक्सपीरियंस चलने का थोड़ा अलग था। इस ब्रिज पे लोग फ़ोटो खींच रहे थे, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे थे, साइकिल चला रहे थे और पीछे अपना शेरू बस करतब करने में लगा हुआ था। फिर हमने मरलायन के करीब जाकर उसकी एक वीडियो निकाली और सराउंडिंग्स की भी एक छोटी सी वीडियो निकाली। मौसम का जायज़ा लिया, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। फिर थोड़ी देर बाद हम चल दिए वापस होटल की तरफ। रास्ते में एक मैंशन पड़ा, क्रिसमस के लिए सजा हुआ था। यहाँ फरारी भी खड़ी हुई थी। तो ये देखो भाई लोग फरारी। फिर हम पहुंचे अपने होटल पर। बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा होटल रात में। फिर हम रूम पर पहुंचे। हमने रूम पर पहुंचने के बाद फूड वाउचर का इस्तेमाल करते हुए फूड को ऑर्डर करा। हम अपने होटल में $40 की वैल्यू तक कोई भी चीज़ खा सकते हैं। इस होटल में पानी भी मलेशिया से आता है। अच्छा, बॉटल के बारे में एक बात काफ़ी अजीब लगी मुझे कि इंटरकॉन्टिनेंटल है और ये इंपोर्ट करा हुआ है। ये जो वाटर है, मैं इस वक्त सिंगापुर में हूँ और ये पानी जो है ये मलेशिया से आया है। खाने आने में टाइम लग रहा था तो मैंने तब तक शावरमा खाया जो मैंने लिटिल इंडिया से लिया था। शावरमा काफी अच्छा था। $6 सिंगापुर का लिया था मैंने, यानी कि 360 रुपए के लगभग। शावरमा खाने के थोड़ी देर बाद आ गया मेरा खाना। होटल में भी हलाल खाने की दिक्कत थी तो इसलिए मुझे प्योर वेज खाना था और प्योर वेज में बहुत कम ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन था पिज्ज़ा। जिसके साथ ये चीज़ पाउडर मिला था। ऊपर से ढेर सारा चीज़ पाउडर मैंने पिज़्ज़ा पर डाल दिया और पिज़्ज़ा का टेस्ट करके देखा। ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट है। ये पिज़्ज़ा ऐसा था कि जैसे तंदूरी रोटी पर पिसे हुए टमाटर डाल दिए हों। मोज़रेला चीज़ भी बहुत कम था। फिलहाल ये एहसास हो गया कि 5 स्टार होटल में कभी भी पिज़्ज़ा ना खाएं। और फिर क्या था, कोकोनट जी स्पीकर। मैंने दिन को ख़त्म करा और इस व्लॉग को भी ख़त्म कर रहा हूँ।